हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्यू और साथ ही यहाँ पर शाओ दोनों ही वापस आ चुके होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जिंगशिंग और वेई दोनों से ही हो जाती है। जैसे ही वो इनको देखता है तो वो ये कहने लगा था कि ब्रदर, सब कुछ ठीक ही है, और वो पर्सन जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर आया था वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, हम लोग थोड़े डर गए। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ब्रदर, फेई कहाँ पर है। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, फेई एकदम ही ठीक है, क्योंकि वो जो पर्सन वहाँ आए थे वो असल में उसके सीनियर निकले और उन दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। इसी वजह से वो लोग यहाँ से चले गए हैं कुछ वक्त के लिए। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर जिंगशिंग, अब लग रहा है कि अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी अपने मेडिटेशन के लिए, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस, और अब आप ब्रिज की तरफ चले जाएं और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। और ये कहकर यहाँ पर किन्यू वहाँ से जा रहा था, तभी जिंगशिंग उसका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही कह रहा था कि आप जिस जगह पर जा रहे हो कल्टीवेट करने के लिए, प्लीज़ याद रखना कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पर बैंडिट्स आते रहते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जब यहाँ पर अपना शाओ कह रहा होता है कि ब्रदर, लग रहा है कि वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीनियर था, लेकिन क्या सच में वो हमारे ब्रदर को हार्म नहीं कर। जिसके बाद वो ये कह रहा था कि वैसे वैसे तो वो यहाँ पर अपने मंकी के साइड से ही बिलोंग करता है, लेकिन सच में मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर वो जो बंदा है वो ठीक ही रहेगा अपने मंकी के साथ, और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि अब तो फिलहाल हमें जियांगलैंड रियल्म के लिए रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कल्टीवेशन पर भी तो ध्यान देना है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं जियांगलैंड रियल्म के अंदर। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांगलैंड रियल्म के अंदर यहाँ पर दो पर्सन फाइट कर रहे होते हैं, और एक बंदा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये वही पर्सन होता है, वही मॉन्स्टर है जो कि यहाँ किन्यू ने लास्ट एपिसोड के अंदर उसे अपने पास रख लिया था, और ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है। जिसके साथ ही उसे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के अंदर मैं अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। ये सुनकर यहाँ पर सीनियर कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, ब्रदर वो है, मुझे भी आपके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग डिवाइन रियल्म के अंदर रिटर्न करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर ही जाना होगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बीस्ट फॉर्म के अंदर इतना ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ें हो सकती हैं। तभी यहाँ पर मास्टर फू को भी देखते हैं, जो कि यहीं खड़े हुए थे, और वो यहाँ पर किन्यू के पास आते हैं। तो ये दोनों भी वहाँ पर किन्यू के पास आ गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो जो मोस्टर था वो तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका होता है, और कह रहा होता है कि मास्टर, मैंने जो भी उस वक्त किया प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। किन्यू तो ये देखकर चौंक ही जाता और कह रहा था कि क्या तुम वही अंडरग्राउंड ड्रैगन हो जिससे मेरा सामना हुआ था। ये सुनकर वूहे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा नाइव हो गया था, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर इतनी बुरी हरकत की, बट अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा मास्टर आपको सर्व करने के लिए। तभी किन्यू से कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब से तुम और वूलान दोनों ही मेरे कंपेनियंस बन के रहोगे, और साथ ही यहाँ पर अब मुझे कुछ और काम भी है। तभी यहाँ पर इतनी देर में श्याओ कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ से निकल के जाना चाहिए। तो फिर किन्यू कह रहा होता है कि तुम्हें अभी भी कोई ओपोनेंट ढूंढने की ज़रूरत है क्या। तभी वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल भी नहीं अंकल फू तो एकदम ही इनफ है मेरे लिए। और ये कहकर यहाँ पर वो अंकल फू के पीछे लग जाता है, जबकि वो दोनों ही वहाँ से भाग रहे होते हैं कि भाई साहब, हमारे ऊपर फाइट करके बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, हम इतने स्ट्रांग नहीं है। अब वो तो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर किन्यू और मास्टर फूबो जो थे वो आपस में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तभी किन्यू यहाँ पर कहने लगा होता है कि आज मेरे ब्रदर को एक मास्टर उठा कर ले गए उसके साथ कल्टीवेशन करने के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि वो शूरा सी से बिलोंग करते हैं। आखिर ये शूरा सी है क्या चीज़। तो मास्टर फूबो उसे कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद आपका सामना इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा मेजर पावर्स के साथ में होगा। खैर जो भी हो, आपको नहीं पता, लेकिन मास्टर डिवाइन रियल्म जो है वो अब दो मेजर फ्रैक्शन के अंदर बढ़ चुका है। एक तो यहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 8 ग्रेट फैमिली है, जो कि शुरुआत से ही यहाँ पर डिवाइन रियल्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि शूरासी जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं। इसके अलावा ब्लड डीमन माउंटेन, और साथ ही यहाँ पर 3 मेजर असेंडेंट हैं डुअल डोमेन आइसलैंड के अंदर। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक और फोर्स मौजूद है जो कि
और ये सारे के सारे होली एम्परर के इनफ राइवल हैं। लेकिन इन सारों में ही सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो शूरा सी ही है, जो कि इनर डिवाइन रियल्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सारे ही एम्परर और ग्रेट फैमिलीज जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी वजह से शूरा सी के अंदर कोई भी यहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं करता। और अगर आपके ब्रदर वहाँ पर चले गए हैं तो फिर ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें ना तो दूसरे लोगों से डरने की ज़रूरत है, और साथ ही उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी ये रही है। ये सुनकर किन्यू कह रहा होता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि उसके लिए अब ढेर सारे बेनिफिट्स का रास्ता खुल गया है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि फिर वो ये पूछने लग जाता है कि यहाँ पर लियार और साथ ही उसके फादर के बारे में क्या स्पेक्यूलेशन फैल रही हैं। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। तभी यहाँ पर मास्टर फूबो उसे बता रहे होते हैं कि इस जगह का जो टाइम चल रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इवन यहाँ पर कोई भी टाइम के रेशियो को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो भी पावरफुल एंटिटी इसको कंट्रोल करती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सारे ही लोगों में। इवन यहाँ पर गोल्डली एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि लॉ ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। और अगर आप भी लॉ ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए तो तब तो यहाँ पर आपका उससे मिलना हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप उससे मिल पाएंगे। तभी मास्टर बता रहे होते हैं कि मिस ली जो हैं वो एक काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इसी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर 8 ग्रेट फैमिलीज़ में से कोई भी इतनी आसानी से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देगा। साथ ही यहाँ पर अपना किन्यू कह रहा होता है कि अगर मुझे उससे शादी करनी होगी तो फिर उसके लिए मुझे गॉड किंग बनना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारी 8 ग्रेट फैमिलीज़ भी तो इसके लिए कम्पीट करेंगी। साथ ही यहाँ पर किन्यू डिसाइड कर लेता है कि अब तो उसे यहाँ पर एक गॉड किंग बनना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी तो काफ़ी वक्त उसे चाहिए होगा, और पूछने लग जाता है कि कितना टाइम लगता है एक गॉड किंग बनने के लिए। तो मास्टर फूबो उसे कह रहे होते हैं कि वैसे तो काउंटलेस ईयर लग जाते हैं किसी भी गॉड किंग को बनने के लिए, और साथ ही मिलियन ऑफ डिवाइन बीइंग में से सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो कि सेलेस्टियल गॉड बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गॉड किंग बनना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको गॉड किंग बनना है तो फिर उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किन्यू कह रहा होता है कि ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मास्टर फूवो उसे बता रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अभी तक तो कोई भी गॉड किंग बॉर्न नहीं हुआ, और मुझे डर है कि शायद इसमें और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो किन्यू कह रहा होता है तो क्या आप मेरी किसी तरीके से हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सीनियर जूओ के दिए हुए इस मिटियोर टीयर का भी यूज़ करूँगा तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा यहाँ पर एक गोल्ड रियल्म के अंदर किंग बनने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ली आर के फादर इतने वक्त तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर मास्टर फूबो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, ओल्ड मास्टर ने आपके लिए यहाँ पर इस लेवल को रीच करने के लिए कुछ काफ़ी सारे ट्रीज़र्स वगैरह छोड़े हैं। अगर आप उन सारे ट्रीज़र का यूज़ करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप जल्द ही यहाँ पर इस लेवल को हासिल कर सकते हो। अब वो ये पूछने लग जाते हैं कि अगर आप गॉड किंग बन भी गए तब भी क्या आप ली आर की फैमिली का रिकग्निशन हासिल कर सकते हो। तभी वो कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, जब उन्होंने पहले मेरी मदद की थी और उसी बात से मुझे ये अंदाज़ा तो हुआ है कि उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है, तो फिर अंकल फू यकीनन मेरी हेल्प करेंगे आगे भी। और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर इस बात को चूज़ करने वाला हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी ज़्यादा अच्छे लेवल की फॉर्मेशन बनाना सीखना होगा, जिससे कि मैं उस कंपटीशन में जाकर भाग ले सकूं, और फिर उसके बाद मैं उसे ज़रूर से ही जीत जाऊंगा। जिसके बाद हमें 3000 ईयर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किन्यू एक डेडली फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहा था। ये फॉर्मेशन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी, और किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि इसे प्रैक्टिस करने के लिए मेरा काफ़ी ज़्यादा समय चला गया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाए और देखा जाए कि आखिरी किस तरीके से काम करती है। जिसके साथ ही किन्यू ये कह रहा होता है कि अब मैंने यहाँ पर अपने एक न्यू साइकिल पाथ को डिस्कवर कर लिया है, जिससे कि वो यहाँ पर अब अपनी आगे की लिमिट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता था। और कह रहा होता है कि यहाँ पर तो अब मेरे अटैक्स की पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब मुझे और भी ज़्यादा डिवोटेशन के साथ काम करना होगा। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हाँ, मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ एक क्योटिक स्ट्रॉन्ग ओरा के साथ में कनेक्ट हो चुका है, और साथ ही वो एक ओशियन सर्जिंग स्ट्रॉन्ग क्योटिक एरा को क्रिएट कर रहा है। जिसके साथ ही किन्यू को दिखाया जाता है जो कि पाथ ऑफ एवोल्यूशन को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिसके क्लोथ धीरे
धीरे करके यहाँ पर बदलने लगे थे और साथ ही वो पूरे तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और कह रहा था कि लग रहा है कि यही इसका एंड है। और कह रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ पर एंटायर स्टार स्पेस के अंदर अपने आप को पहले से ज़्यादा अच्छे से साबित कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार स्पेस को सक्सेसफुली यहाँ हासिल कर लिया। और अब हमें किन्यू की एक न्यू लुक देखने के लिए मिलती है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आ रही थी। लेकिन अब किन्यू को यहाँ पर अपने नेक्स्ट रियल्म के बारे में सोचना था कि आखिर अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि आगे की जर्नी भी इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसके बाद किन्यू ये कहने लगा था कि वैसे इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के बाद तो वाकई में मेरे पास काउंटलेस पाथ आ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन किन्यू ये सोचकर परेशान था कि आखिर उसे अब नेक्स्ट पाथ कौन सा चूज़ करना चाहिए, और ये कन्फ्यूजन उसके दिमाग में भी थी। किन्यू ये कह रहा था कि एवोल्यूशन के लिए ढेर सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा ये सोचना थोड़ा टफ है। साथ ही किन्यू ये भी कहता है कि असल में मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे सडनली यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनलाइटमेंट जो फील हो रही है, मुझे इसका जल्द से जल्द इस्तेमाल करना होगा। और कहता है कि मुझे यहाँ अल्टीमेट पाथ को ढूंढना है, लेकिन आखिर वो अल्टीमेट पाथ कौन सा हो सकता है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि वैसे अब मुझे ज़्यादा वक्त का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लियार को बचाने के लिए यहाँ पर उसके पास भी तो जाना। लेकिन क्या 1000 ईयर का समय मेरे लिए इनफ रहेगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि खैर सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से मैं इस फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन्यू आ चुका होता है एक सूटेबल जगह पर जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इतनी देर में उसे किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि वो उससे कहने लग जाती है कि तुम यहीं पर हो। तभी किन्यू कह रहा होता है कि अरे हुआंग जिंगमो तुम, और साथ ही उसे ग्रीट करने लग जाता है ये कहती हुई कि देखो हम एक बार फिर से मिल गए। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी आकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि जब मैं तुमसे उस दिन मिली थी मुझे पता है कि तुम उस दिन पहले ही समझ चुके थे कि मैं एक वुमेन हूँ, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि तुमसे इस बात को छुपाने की ज़रूरत है। और ये कहकर तुरंत ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर लेती है एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेडी ड्रेस के अंदर, जिसकी वजह से वो देखने में काफ़ी सही भी लग रही थी। फिर वो कहने लग जाती है कि अब तुम मुझे हुआंग जिंग कह सकते हो। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है कि मैं किन्यू, वैसे काफ़ी वक्त हो चुका है जब मैं आपसे पिछली बार मिला था, काफ़ी ज़्यादा वक्त बाद हम लोग दोबारा से एक बार फिर मिल रहे हैं। और इस पूरे ही वक्त में यहाँ पर वेची सिटी के अंदर मौजूद रहा, आपका क्या ख्याल है, आप कहाँ पर थी? तभी वो कह रही होती है कि वैसे मैं तो यहाँ पर अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए आई हूँ। वैसे उसे यहाँ पर श्वानजिन माउंटेन का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता, तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद वो वेची सिटी के पास ही कहीं ना कहीं होगा। अब ये लोग ऐसे ही अपना रास्ता तय करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें काफ़ी वक्त लगता है अपने फाइनल रास्ते को ढूंढने के लिए, और इसी वजह से यहाँ दोनों का अच्छा खासा वक्त भी स्पेंड हुआ था। दोनों का साथ में ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ। लेकिन अब वक्त आ चुका था, तभी हुआंग जिंग कह रही होती है कि अब मुझे यहाँ से दूसरे डायरेक्शन के लिए निकलना है, तो फिर तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ ब्लैक ड्रैगन पूल के पास जाना है, तो फिर मैं तो वहीं जाऊँगा। और कह रहा होता है कि मिस मैं तो साउथ की तरफ जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन प्लेस को ढूंढने के लिए। तो ये सुनकर वो तो हमारा फेयरवेल कहने का वक्त आ ही चुका है एक दूसरे से, और तुरंत ही वहाँ से जा रही थी फ्लाई करते हुए। फिर कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ब्लैक ड्रैगन पूल है वो साउथ की तरफ है और यहाँ पर ये काफ़ी ख़तरनाक जगह भी है, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल ही रहना। और कह रही थी कि किन्यू, उम्मीद करूँगी कि हम लोग जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। जिसके बाद किन्यू भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही किन्यू इस जगह पर आता है तो वो डिस्कवर करता है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और साथ ही यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस भी रहेगी। तो फिर किन्यू यहाँ पर रास्ते में आगे बढ़ने लगा होता है। अल्टीमेटली आके उसे एक अच्छी जगह मिलती है, और ये खूबसूरत जगह उसे बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी। फिर वो कह रहा होता है कि अंकल फू, तो वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाते हैं। फिर किन्यू कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करने वाला हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक ड्रैगन पूल के बैंडिट्स हैं वो ज़रूर से ही आएंगे, और फिर तभी मैं यहाँ पर उसे अच्छे से टेस्ट भी कर पाऊँगा। ये सुनकर मिस्टर फू कह रहे थे कि हाँ सही है, लेकिन इस फॉर्मेशन को टेस्ट करने से पहले आप प्लीज़
मेरी एक बात सुन लीजिए। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ठीक है हाँ बताइए। तो किन्यू को वो लेकर एक स्क्रोल देता है और कह रहा था कि ये जो आइटम है वो ओल्ड मास्टर के द्वारा ही छोड़ा गया था, और ये वो फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप फर्स्ट रियल्म के अंदर एंटर कर सकते हो। तभी यहाँ पर किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि क्या ये किसी तरीके का वेपन है। तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, आप इस स्क्रोल को देख सकते हो, इसके अंदर एक मैसेज है। जिसके बाद वो स्क्रोल को ओपन करता है तो उसके अंदर से काफ़ी लाइट रिलीज़ होती है और आसपास काफ़ी एनर्जी भी रिलीज़ होने लगी थी। तभी यहाँ पर किन्यू एक अलग जगह पर आता है और उसे यहाँ पर ओल्ड मास्टर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहा होता है कि सीनियर चेहू आप यहाँ पर आ गए हैं। तभी उनका होलोग्राम कह रहा होता है कि मेरे सक्सेसर, जब तुम इस स्क्रोल को हासिल करोगे तब यहाँ पर तुम एक सर्टेन लेवल की फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग को समझ चुके होगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूँगा। फॉर्मेशन का ये जो ओशन है वो बाउंडलेस है और इसके अंदर ढेर सारी फॉर्मेशन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही इसका जो अल्टीमेट नेचर है वो अननोन रहा है, और उसको एक स्क्रोल दिखाते हैं जो कि काफ़ी भागों में बटा हुआ था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो डिवाइन फॉर्मेशन होती है वो 3 रियल्म के अंदर डिवाइडेड है, ऐसा बाकी सारे लोगों का मानना है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक ऊपरी बात है, जबकि मुझे लगता है कि इसके 8 लेवल हो सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर एक स्क्रोल किन्यू की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो फिर बाकी सारे भी धीरे धीरे करके किन्यू की तरफ ही आने लगे थे। अब वो उससे कह रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर इस 900 स्क्रोल ऑफ फॉर्मेशन को देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आएगा कि इसके अंदर सारी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशंस हैं। फिर सेकंड लेवल पर अगर तुम देखो तो फिर इसके अंदर हॉल के अंदर एंटर करने के लिए कुछ एंट्री लेवल वाली फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड लेवल पर जो फॉर्मेशन है उसके थ्रू तुम यहाँ पर अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे। फिर फोर्थ लेवल पर जो आती है उसके बाद तुम एक मास्टर कंसीडर कर लिए जाओगे। कि न्यू उन सारी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है, जबकि यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि मैंने भी यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट को रिफाइन किया है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट को यहाँ रिफाइन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एटलीस्ट तुम यहाँ पर फिफ्थ लेवल की फॉर्मेशन को समझना शुरू करो। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि एंटायर डिवाइन रियल्म के अंदर काफ़ी सारी ऐसी फिफ्थ लेवल की फॉर्मेशन है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इन फॉर्मेशन को सेटअप नहीं कर सकते, सिर्फ जो सिक्स लेवल की फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं वो ही यहाँ पर एक्सीड कर सकते हैं आगे। वैसे तो मेरे जानने में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से सीख पाया हो या फिर उसे आराम से सेटअप कर ले। अब रही बात 7 एंड 8 फॉर्मेशन की, तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं चीहू मो सिर्फ एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि इन फॉर्मेशन को सेटअप कर सकता हूँ। अभी किन्यू जैसे ही सुनता है तो वो कह रहा था कि इंडीड आप वाकई में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर हो। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि वाकई में ये चीज़ तो मानने वाली है। वेल तभी मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और थर्ड लेवल की फॉर्मेशन के स्क्रोल हैं, और तभी यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि 3 और 4th लेवल के फॉर्मेशन स्क्रोल भी यहाँ पर मौजूद हैं। 12 जो है वो 15 लेवल की फॉर्मेशन के लिए स्क्रोल मौजूद हैं। इसके अलावा 98 6 लेवल की फॉर्मेशन के लिए हमने स्क्रोल रखे हैं। अब इतने सारे स्क्रोल्स किन्यू को यहाँ पर प्रैक्टिस करने थे, और साथ ही यहाँ पर अब जो 8 स्क्रोल था वो यहाँ पर किन्यू के सामने आता है तो वो तो देखने में काफ़ी सिंपलर लग रहा था। किन्यू कह रहा होता है कि ये तो सिर्फ 3 फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड है। जिसके साथ ही किन्यू कह रहा होता है तो फिर इसके थ्रू क्या मैं यहाँ पर 7th क्लो लेवल फॉर्मेशन को यहाँ पर समझ सकता हूँ, क्या ये इतनी सिंपल है। तभी यहाँ पर मास्टर कहने लगे होते हैं कि मुझे पता था कि तुम इसके बारे में ज़रूर से ही कहोगे, लेकिन असल बात यह कि बाकी सारी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इसके कंपैरिजन में। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि इसके अंदर ज़्यादा फंस हो, और मैंने इसे ऐसे ही रखा है। जिसके साथ ही वो उसे आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे थे कि असल में ये फॉर्मेशन जो है जब तुम बाकी सारी फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही काफ़ी सिंपलर बनती जाएगी। मेरे दिल के अंदर यहाँ पर 8 लेवल की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कोई एंड नहीं है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और इसके अलावा भी 9th और 10th लेवल की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये मेरा बुरा लक है कि मैं इसके अलावा अब ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। जिसके बाद किन्यू कह रहा होता है कि तो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड नॉलेज उसको मिली है। फिर वो कह रहे थे कि असल में 8 लेवल की फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली एंड नहीं है। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि मेरे सक्सेसर, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मेरे नाम को आगे लेकर जाओगे और आगे भी नॉलेज को फर्दर सीख करोगे। जिसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और किन्यू कह रहा था कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई।
तभी वो कह रहे थे कि आपने सिर्फ 20,000 ईयर के अंदर बहुत ही अच्छे से इस थर्ड लेवल की फॉर्मेशन को तो सीख लिया है, और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सीखोगे। तभी केन्यू यहाँ पर अब उस डेडली फॉर्मेशन को बिछाने वाला था, जो कि अभी उसने रिसेंटली ही सीखी है, क्योंकि उसको टेस्ट करना भी तो बाकी है। केन्यू उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर मिनी माउंटेन के अंदर चारों ही तरफ उसको फैला देता है। रात के समय देखते हैं कि दो पर्सन जो थे वो बैंडिट्स होते हैं, और वो यहाँ पर कुछ पहरेदारी करने के लिए आए हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि वैसे यहाँ पर अपना विलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पर हो रहा है, लेकिन सडनली उनकी बातचीत के दौरान ही यहाँ पर कोई तो चीज़ आकर उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो वो इसे इग्नोर ही करते हैं और आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लॉर्ड शियोंग हेई के बारे में बात करने लग जाते हैं कि लियू कियांग के द्वारा यहाँ पर लॉर्ड शियोंग हेई जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेवर किए गए हैं, और इसी वजह से उनके आगे कोई भी बोल नहीं पाता। अब वो लोग आगे बढ़ते हुए कि स्टोन को डिस्कवर करते हैं, और इसे देखकर वो चौंक चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर करे थे तब ये स्टोन वहाँ पर था, और एक बार फिर से ये लोग उसी जगह पर आकर कैसे खड़े हो गए, क्या ये कोई इल्यूशन है। तभी दूसरा बंदा आगे आता है तो उसे वहाँ पर उसके पास एक स्नेक देखने के लिए मिलता है। ये देखकर तो वो घबरा जाता है, और दोनों ही भागते भागते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो भागते लगातार वो उसी स्टोन के पास आकर रुकते और कह रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पूल के अंदर आके इतना ज़्यादा बड़ा कांड करने की। जैसे जैसे लीव्स वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पर गिरता तो वो ऑटोमेटिकली स्नेक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता, और इसी वजह से इन लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइबल भागता हुआ आता है और कह रहा था कि लॉर्ड शियोंग है, यहाँ पर हमारे 6 टीम मेंबर्स जो हैं वो मिसिंग है साउथ की तरफ से, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी दूसरा पर्सन भी भागता हुआ आ रहा था और कह रहा था कि साउथ के अंदर किसी ने यहाँ पर हमारा जो माउंटेन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, और वो यहाँ कियोस क्रिएट कर रहा है। ये सुनकर लॉर्ड शियोंग है काफ़ी भड़क जाता है कि आखिर उसकी जगह पर कौन ऐसा कर सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी था। अब हमें ब्लैक ड्रैगन पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोंग ही खड़ा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना है। तभी एक लेडी वहाँ आ रही थी और कह रही होती है कि आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो ब्रदर, मैंने सुना है कि लियो शुए यहाँ पर उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर है, क्यों ना हम उसको इनवाइट कर लें, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमारी हेल्प कर सकता है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि लियो शुए वहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि मैं तो आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, और वो वहाँ पर गोंगसंग जिन नाम के एक बंदे को बुलाता है। गोंगसंग जिन ऑलरेडी रेडी था और कह रहा होता है कि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहूँगा। और ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर उसी मिनी माउंटेन के पास, जहाँ पर वो बंदा अपनी पावर का यूज़ करते हुए सेंस कर लेता है कि यहाँ इंडीड किसी ने एक फॉर्मेशन बिछा रखी है। तभी यहाँ पर वो एक पर्सन को आगे बुलाता है और कह रहा था कि तुम यहाँ इसके अंदर जाओ और जाकर 10 स्टेप्स तक आगे जाना, और फिर उसके बाद वापस आ जाना। और साथ ही एक रोप भी उसके बेली से बांध देता है, क्योंकि वो उसे वापस खींच लेंगे। नेचुरली वो बंदा डर रहा होता है। फिर जैसे ही गोंगसन उसको गुस्से से देखता है तो वो कह रहा था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके डरते डरते वो उसके अंदर चला ही जाता है। किन्यू भी यहीं खड़ा हुआ था, और साथ ही वो ये कह रहा होता है कि ये इतने भी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर नहीं है जो कि यहाँ पर आए हैं कियोस क्रिएट करने के लिए। और किन्यू कह रहा होता है कि अब जब यहाँ आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, और यहाँ पर अपने हेवनली स्टोन्स का यूज़ करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरा लड़का जो कि यहाँ पर अपनी 10 स्टेप को काउंट कर चुका होता है डरते हुए, और जैसे ही उसके 10 स्टेप काउंट हो चुके थे और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे वापस ले लो, 10 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन वो देखता है कि उसकी रोप तो टूट चुकी है, और वो भागते हुए वहाँ से निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि बाहर रोप अधूरी ही आई थी। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और कह रहा था कि लग रहा है कि एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। इसे देखकर गोंगसन कह रहा होता है कि हाँ, ये फॉर्मेशन इंडीड पावरफुल है, लेकिन बैक देन मुझे यहाँ पर इस डिवाइन रियल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़ने का मौका मिला था, और जब मैं उस फॉर्मेशन को पढ़ पाया तब मुझे पता चला कि आखिर इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंट इनफ था, लेकिन किन्यू उसी वक्त यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन चारों ही तरफ बिछा देता है, जिससे कि ये सारे के सारे उस पूरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके थे, और सभी इसके अंदर फंस के बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि सभी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उससे बाहर निकलने की, लेकिन अपनी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ करते हुए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और हार के वहीं पर निराश होकर बैठ जाते हैं।
जबकि गोंगसन को देखते हैं जहाँ पर उसके साथ ही कह रहा होता है कि आप यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो और मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो तिलिस्मान को निकाल लेता है और उनका यूज़ करते हुए अपनी पावर को जैसे ही उनके अंदर इंजेक्ट करता है तो वो यहाँ एक जगह पर जाकर क्रैक डालने लगा था। लेकिन अब यहाँ पर वो देखता है कि क्रैक डालने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से किन्यू इस फॉर्मेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके बाद तो अब यहाँ पर कुछ स्टोन्स भी आ जाते हैं किन्यू के पूरे कब्जे में और किन्यू अब इन स्टोन्स को फेंकना शुरू करता है इन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से इनका ध्यान स्टोन्स के ऊपर चला जाता है। जबकि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी आराम से एक बड़े ह्यूज स्टोन को काट भी देता है। गोंगसन के आगे भी एक स्टोन आ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान फॉर्मेशन में होता है तो वो इसे यहाँ पर रोक नहीं सकता था। उसी वक्त उसका साथी आकर उस स्टोन को हटाता है और कह रहा था कि ब्रदर गोंगसन प्लीज़ जल्दी करो। गोंगसन उसकी बात मानते हुए यहाँ पर वापस से आगे जाता है इन सारे स्टोन से बचते बचाते, और इस बार वो यहाँ पर अपनी एक और पावरफुल फॉर्मेशन का यूज़ करता है जो कि इस जगह पर जाती भी है। लेकिन ये इल्यूजन फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि वो कुछ भी नहीं करता, जिसके साथ ही वो कह रहा था कि ये पर्सन वाकई में फॉर्मेशन में अच्छा है, फर्स्ट रियल्म को वो हासिल कर चुका, इस वजह से ही तो वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपनी ब्लड ऑफ डिवाइन बीइंग गाइड का यूज़ करते हुए एक और तिलिस्मान का यहाँ पर यूज़ करता है। वो उसमें से काफ़ी तिलिस्मान को क्रिएट करता है और इस बार जब ये ब्लड वाले तिलिस्मान ऊपर जाके इस फॉर्मेशन से टकराते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करके पूरे ही तरीके से ब्रेक करने लग जाती है। लास्ट में वो एक और तिलिस्मान लगा देता है, जिसके बाद अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है और अब वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूट जाती है। जिसके बाद सारे ही लोग गोंगसन की तारीफ़ करने लगे थे और वो कह रहा होता है कि अब हमें लॉर्ड शियोंग हेई के पास जाना चाहिए उसको बताने के लिए कि आपने कितना अच्छा महान काम किया है। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि हाँ चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। अब जैसे ही वो कह रहा होता है कि चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से उनके सामने इल्यूजन आ चुका था, जिसे देखकर गोंगसन नहीं डर रहा था और कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम देखो मैं इसे कैसे ब्रेक करता हूँ। लेकिन इस बार जब वो इसे ब्रेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अब किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फायर निकल रही होती है और गोंगसन उसकी चपेट में आके ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। अब जैसे ये लोग देखते हैं कि गोंगसन जो कि इतना पावरफुल है उसे अपनी पावर का यूज़ करने तक का मौका नहीं मिला और वो यहाँ पर डेड हो चुका है, तो सभी भागने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हमें लॉर्ड शियोंग हेई को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन एक एक करके सभी उस फायर की चपेट में आते जा रहे थे। किन्यू इसे देखकर कह रहा होता है कि थर्ड लेवल की किलिंग फॉर्मेशन की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलो खैर मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श देता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर तुम कितने एक्सपर्ट्स और लेकर आ सकते हो। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।